नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के हिसाब से ही ये प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर याद रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? ऑप्शन ए अल्पाधिकार, बी एकाधिकार, सी द्वयाधिकार, डी एकाधिकार प्रतियोगिता। बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, एकाधिकार। दोस्तों, एकाधिकार अर्थशास्त्र में जब कोई एक व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर इतना कंट्रोल नियंत्रण हो जाए कि वो विक्रय संबंधी शर्तों और मूल्यों को अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी के मन मुताबिक लागू कर दे, ऐसी स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। और बाजार में प्रतियोगिता का अभाव यानी कमी हो, एकाधिकार की मुख्य विशेषता ये भी है। दोस्तों, एकाधिकार बाजार व्यवस्था में बाजार और उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए अल्प रोजगार, बी संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, सी मौसमी बेरोजगारी, डी चक्रीय बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अल्प बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी वो स्थिति होती है जिसमें एक श्रमिक या मजदूर जितना काम कर सकता है उससे कम समय वो काम करता है। दूसरे शब्दों में कहें कि जैसे वो एक वर्ष में कुछ महीने या कुछ दिन या कुछ घंटे बेकार रहता है। अल्प बेरोजगारी दो प्रकार की है, जैसे दृश्य अल्प रोजगार, इसमें होता है लोगों को सामान्य घंटों से कम काम मिलता है। दूसरा होता है अदृश्य अल्प रोजगार। इस स्थिति में लोग पूरा दिन काम करते हैं पर उनकी आय बहुत कम होती है, या उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें वो अपनी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं कर सकते। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? नंबर 1 है राष्ट्रपति, 2 राज्यसभा, 3 लोकसभा। भारतीय संसद के संगठक हैं इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, 1, 2 तथा 3, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों जो हैं संसद के संगठक हैं। संसद यानी पार्लियामेंट भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद दो सदनीय व्यवस्था है। दोस्तों, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोगों का सदन, राज्यसभा राज्यों की परिषद होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के संगठक हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ए अनंत बर्मन चोंडगंगा देव, बी नरसिंह देव प्रथम, सी कपिलेंद्र देव राउतरे, डी पुरुषोत्तम देव। कोणार्क का सूर्य मंदिर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, नरेंद्र देव प्रथम ने बनवाया था। दोस्तों,
कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत में ओडिशा राज्य में स्थित है। ये पुरी ज़िले में है, ओडिशा राज्य के पुरी ज़िले में ये मंदिर स्थित है। इसके अंतर्गत पुरी नामक शहर में प्रतिष्ठित है। ये भारत के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेज़न नदी बहती है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्राज़ील, डी कनाडा। अमेज़न नदी किस देश से बहती है? अमेज़न नदी ब्राज़ील से बहती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अमेज़न या अमेज़न दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से अमेज़न नदी ये विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है। ये पेरू के एंडीज़ पर्वतमाला से निकलकर पूरब की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? ए मध्य हिमालय, बी शिवालिक, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है पश्चिमी घाट। सी बिल्कुल सही उत्तर है, पश्चिमी घाट। भारत में पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दोस्तों, दक्षिणी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ ये पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर तक लंबी है। विश्व में जैविकीय विविधता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? ए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रॉबर्ट हुक, डी रॉबर्ट कोच। जीवाणु की खोज ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु दोस्तों बैक्टीरिया होती है, एक कोशिकीय होते हैं। इनकी आकृति गोल या छड़ जैसे आकार की होती है। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन के स्थलीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दोस्तों, जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। जीवाणु की खोज सबसे पहले डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1683 में किया था। अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ए ऊतक, बी अंग, सी अंगतंत्र, डी कोशिकीय संरचना। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ए ऊतक। ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के एक समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो या वे एक विशेष कार्य करती हों। ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी देहरादून, डी शिमला। भारतीय वानिकी संस्थान
भारत के किस शहर में है? देहरादून में है। सी बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय वानिकी संस्थान भारतीय वानिकी शोध और शिक्षा परिषद का एक संस्थान है और भारत में वानिकीय शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। ये देहरादून उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी और ये अपने प्रकार का दोस्तों सबसे पुराना संस्थान है। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? ए जेट इंजन, बी रेडियम, सी सूक्ष्मदर्शी, डी विद्युत लैंप। जकारियास जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप ये यंत्र है जिसकी सहायता से आँखों से न दिखने वाला योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन जीवों को भी देख सकते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन, डी टेनिस। किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है? बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। बैडमिंटन रैकेट से खेला जाने वाला एक खेल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए अनिल मेमन, बी आकाश चोपड़ा, सी इयान चैम्पल, डी कुणाल बासु। नंबर्स डू लाई पुस्तक के लेखक हैं आकाश चोपड़ा। बी बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने नंबर्स डू लाई पुस्तक लिखी है। इसमें तथ्यों के आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरब में बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति कहलाती है? जनता एकाधिकार, बी द्विपक्षीय एकाधिकार, सी विशेष विक्रेता एकाधिकार, डी क्रय का एकाधिकार। केवल एक क्रेता और एक विक्रेता होता है जिसमें किसी वस्तु का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। जब कोई वस्तु या किसी वस्तु का एक क्रेता और एक विक्रेता होता है तो उसे द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे किसी वस्तु के एकमात्र फैक्ट्री यानी वो क्रेता है और एकमात्र श्रमिक विक्रेता के बीच द्विपक्षीय एकाधिकार ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी विदेशी बैंक, सी राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, डी सहकारी बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करने वाला बैंक है राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है।
दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं देते हैं। ठीक है, उनको भारतीय वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के रक्षा मंत्री, सी भारतीय केंद्रीय मंत्री परिषद, डी भारत के राष्ट्रपति। किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाएं भारत की तथा इसके प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो सशस्त्र बलों को देश की रक्षा के संदर्भ में उनके दायित्वों के निर्वहन के लिए नीतिगत रूपरेखा और जानकारियां प्रदान करता है। दोस्तों, भारतीय शस्त्र सेना में 3 प्रभाग हैं: भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, भारतीय वायु सेना। तो भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ए दूसरी अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी चौथी अनुसूची। दल बदल कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, 24 जनवरी 1985 को 52वां संविधान संशोधन विधेयक के जरिए लोकसभा में पेश किया गया था। 30 जनवरी को लोकसभा और 31 जनवरी को राज्यसभा में विधेयक पारित। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दल बदल अधिनियम अस्तित्व में आया। इसके जरिए अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 190 और 191 में बदलाव किया गया। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दरअसल 10वीं अनुसूची को ही दल बदल कानून के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, और ये संशोधन 1 मार्च 1985 को लागू हुआ था। दल बदल कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए सुकुमार दत्त, बी मदन मोहन मालवीय, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मोतीलाल नेहरू। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसकी स्थापना दोस्तों 1916 में की गई थी। इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था? ए सिकंदर तथा पोरस, बी जयचंद्र तथा मोहम्मद गौरी, सी अकबर तथा हेमू, डी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का युद्ध दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। तराइन का दूसरा युद्ध 1911 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हुआ था। तराइन के इस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक विशेष मोड़ माना जाता है। इस युद्ध में मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई। दोस्तों, इस विजय से बाहरी आक्रमणकारियों के पांव भारत में काफ़ी लंबे समय तक जम गए, क्योंकि ये युद्ध
पूर्व से पृथ्वीराज के कई हिंदू राजाओं से युद्ध हो चुके थे और इन राजाओं से उसके आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे, जिसकी वजह से अधिकांश यानी ज़्यादातर राजपूतों ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज हार गया, मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ये युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। एल्युमिनियम दोस्तों एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। ये पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है। एल्युमिनियम एक प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइड ये मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? ए रक्त, बी अस्थि, सी त्वचा, डी स्नायु। अस्थि बंधान तंतु कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है। सी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों संयोजी ऊतक शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं। इनमें कोशिकाएं उपकला कोशिकाओं की भांति बहुत अधिक चिपकी हुई नहीं होती हैं, बल्कि एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग रहती हैं। इनके बीच के स्थान में अंतरकोशिकीय पदार्थ भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये पदार्थ रेशेदार दिखाई देते हैं। त्वचा एक संयोजी ऊतक नहीं है। एक संयोजी ऊतक नहीं है, वो है त्वचा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक, चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हैं? ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी शैवाल, डी विषाणु। कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो और चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हैं? विषाणु सूक्ष्मजीवी पोलियो और चेचक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग में होता है? ए सौर चूल्हा, बी नेत्र अंतदर्शी, सी अग्रदीप का प्रतिक्षेपक, डी पश्चदर्शी दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, पश्चदर्शी में होता है। वो दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करती है। उत्तल दर्पण का उपयोग घर के दरवाजे में पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे पश्चदर्शी दर्पण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन ऑक्सीजन का एक है? ऑप्शन ए अपरूप, बी समस्थानिक, सी संभारिक, डी समन्यूट्रॉनिक। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में 0.02% पाई जाती है। ये तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई? ए
एमिली ब्रोंटे, बी रस्किन बॉन्ड, सी आइजेन ऑस्टिन, डी हेनरी फील्डिंग। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो पुस्तक लिखने वाले हैं आप रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। रस्किन बॉन्ड अंग्रेज़ी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, उन्होंने कई पुस्तकों का लेखन किया। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तवांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए पाकिस्तान, बी चीन, सी अफगानिस्तान, डी बांग्लादेश। तवांग के पास भारत का भूमि विवाद चीन के साथ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। तवांग अरुणाचल प्रदेश प्रांत का एक शहर है जो तवांग ज़िले का मुख्यालय भी है। तवांग अरुणाचल प्रदेश की उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। दोस्तों, तवांग की उत्तर पूर्व दिशा में तिब्बत, दक्षिण पश्चिम में भूटान है और दक्षिण पूरब में पश्चिम कामेंग स्थित है। तवांग हिमालय की तराई में समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। तवांग के पास भारत का भूमि विवाद चीन के साथ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यानी किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ए जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, बी अगस्ट वाइजमैन, सी ग्रेगोर मेंटेल, डी चार्ल्स डार्विन। दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई? ए राजा चलैया समिति, बी विजय केलकर टास्क फोर्स, सी जीएसटी परिषद, डी मनमोहन सिंह आयोग। जीएसटी परिषद की सिफारिश, पूर्ण रूप से जीएसटी परिषद की सिफारिश, जीएसटी की सिफारिश दोस्तों, जीएसटी परिषद द्वारा की गई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। जीएसटी की सिफारिश जीएसटी परिषद द्वारा की गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए सत्यार्थ जोशी, बी नंदन नीलकणी, सी रतन टाटा, डी विशाल सिक्का। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेंस के लेखक हैं नंदन नीलोकणी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस ब्रिटिशकालीन भारत में भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक एक प्रमुख प्रांत था। स्वतंत्र होने पर 1947 में बनारस, रामपुर और टिहरी गढ़वाल की रियासतें भी यूनाइटेड प्रोविंसेस में मिला ली गईं। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया दोस्तों। उससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। अगला प्रश्न है, काला नमक चावल की
किस्म को एक ज़िला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के ज़िले से उत्पाद के रूप में चुना गया, यानी किस ज़िले से उत्पाद के रूप में चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए गोरखपुर, बी सिद्धार्थनगर, सी आजमगढ़, डी गोंडा। काला नमक चावल की किस्म को एक ज़िला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के ज़िले से उत्पाद के रूप में सिद्धार्थनगर से चुना गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व प्रसिद्ध काला नमक धान की खेती को एक ज़िला एक उत्पाद योजना के तहत चयनित किए जाने के बाद कृषि विभाग आगामी खरीफ सीजन में इसकी खेती को बढ़ावा देने की तैयारी में लग गया है। काला नमक चावल की किस्म सिद्धार्थनगर से है। अगला प्रश्न है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ए इराक, बी बांग्लादेश, सी जॉर्डन, डी इंडोनेशिया। एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक देश है। इस देश की जनसंख्या 26 करोड़ है और ये एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगला प्रश्न है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है। सबसे अधिक आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। डी बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? ए लियू, बी तोगरोग, सी क्यात, डी मेटिकल। कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया की मुद्रा है तोगरोग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में स्थित एक देश है। उसके चारों ओर अन्य देशों से घिरा हुआ है। ये चीन और रूस के मध्य स्थित है। मंगोलिया की मुद्रा तोगरोग है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? ऑप्शन ए जर्क, बी इरबिड, सी सॉल्ट, डी अम्मान। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। जॉर्डन आधिकारिक तौर पर इस हेशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन दक्षिण में सीरियाई मरुस्थल के दक्षिण भाग में अवस्थित अरब देश है। इसकी राजधानी अम्मान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ए जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सी फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डी एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? ए बिल्कुल सही है, क्योंकि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये प्रश्न ऐसे होगा, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी मंत्री को, कोई भी कैबिनेट मंत्री हो दोस्तों,
प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? ए, अनुच्छेद 19C संघ बनाने का अधिकार। बी, अनुच्छेद 19B किसी पेशे का अभ्यास। सी, अनुच्छेद ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। डी, अनुच्छेद 19G शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, कौन सा सही मिलान है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, बाकी ये मिलान नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत है? ए, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। बी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। सी, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। डी, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। कौन सा गलत है इसमें? ऑप्शन डी गलत है दोस्तों। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करता रहता है, ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, ये भी सही है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ए, बुलंदशहर। बी, अलीगढ़। सी, एटा। डी, फैजाबाद। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अमीर खुसरो का जन्म 1254 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? ए, लखनऊ। बी, आगरा। सी, फतेहपुर सीकरी। डी, फैज़ाबाद। बहू बेगम का मकबरा फैज़ाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। बहू बेगम नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी मुमताज़ जौहर बानो की याद में बनवाया था बहू बेगम का मकबरा। दोस्तों, ये मुग़ल स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। पूरे परिसर में चारों ओर हरियाली फैली हुई है। मकबरा उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? ए, गिरिजा देवी। बी, किशोरी आमोनकर। सी, वसुंधरा कोमकाली। डी, हीराबाई बारोडकर। किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? गिरिजा देवी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारतीय शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ए, गोरखपुर। बी, महाराजगंज। सी, बलिया। डी, बस्ती। उत्तर प्रदेश के ज़िले में से नेपाल के सीमा के साथ लगने वाला ज़िला है गोरखपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ए, केन। बी, बेतवा। सी, चंबल। डी, कल्याणी। यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी कल्याणी नदी नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हैं। ये केन भी सहायक है, बेतवा भी है, चंबल भी है।
लेकिन कल्याणी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के ज़िले में पाई जाती है, यानी कि किस ज़िले में पाई जाती है? ऑप्शन ए जौनपुर, बी बहराइच, सी बलरामपुर, डी गोंडा। पोटाश की कमी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पाई जाती है, यानी किस मिट्टी में मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी उत्तर प्रदेश के ऑप्शन ए जौनपुर ज़िले में पाई जाती है। दोस्तों, वो मृदा जिसमें पोटाश की कमी पाई जाती है प्रमुखता से जौनपुर ज़िले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? ए चंदौली, बी औरैया, सी महोबा, डी एटा। कौन सा ज़िला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? महोबा ज़िला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, के संग्रहालय में संरक्षित है? ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी कन्नौज, डी लुम्बिनी। भारत सरकार ने सारनाथ जिले में स्थित शेर मुख वाले चिन्ह को 24 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह के रूप में मान्यता दी थी। ये बी बिल्कुल सही उत्तर है। अशोक स्तंभ जिसमें शेर का मुख है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक, भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? ए अवध, बी बुंदेलखंड, सी काशी, डी दोआब। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीजक, भक्ति, जहोटी के नाम से जाना जाता था? बुंदेलखंड क्षेत्र। बी बिल्कुल सही उत्तर है, बुंदेलखंड। चंदेल शासन के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र जीजक, भक्ति या जघोटी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के ज़िले से संबंधित थे, किस ज़िले से संबंधित थे? ए एटा, बी इटावा, सी औरैया, डी फिरोजाबाद। इनायत खान उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले से संबंधित थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान उत्तर प्रदेश में औरैया ज़िले से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शन ए यंगून, बी पाटलिपुत्र, बी वैशाली, डी राजगीर। तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में स्थापित हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्त थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।